सुप्रभात प्यारे छात्र छात्राओं। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारे पास जो प्रकरण है वो है संज्ञा। ठीक है, आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और इनकी जो परिभाषा है इसके बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। पहले संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता क्या है, पहले इस बात को जानते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का क्या होता है, नाम। जैसे हम लिखते हैं कि संज्ञा, ठीक है ना, इसमें यदि किसी ने अर्थ पूछ दिया कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है नाम। इसका अर्थ, ठीक है ना, क्या होता है, संज्ञा का नाम होता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया हमारा कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। नाम से किसी चीज को संबोधित करते हैं। देखो, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव एवं दशा आदि को हम संज्ञा कहते हैं। ये आदि के नाम को उसकी संज्ञा कहते हैं, आदि। ठीक है ना। अब देखो, भाषा का प्रयोग बिना संज्ञा के संभव नहीं है। यदि संज्ञा नहीं है तो भाषा का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। एक पंक्ति ऐसा कहती है कि यदि हमारे पास क्या है, संज्ञा नहीं है, यानी संज्ञा नहीं है, तो हम भाषा का प्रयोग कतई भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने पुस्तक में लिखा हुआ है। अब देखो, कोई प्राणी, जीव जंतु, मानव, कोई वस्तु, जैसे मेरे हाथ में चौक है तो ये वस्तु होगी, पुस्तक है वस्तु होगी, पेंसिल वस्तु होगी। स्थान, कोई स्थान जैसे चिन्याली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ढूंढा हो गया, बरकोट हो गया, देहरादून हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, स्थान हो गया। भाव, उसका भाव क्या है, जैसे बुढ़ापा, तो उसके भाव है। ठीक है ना। दशा, उसकी दशा क्या है, जैसे गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, तो ये चीज क्या है, ये दशा का ज्ञान कराती है। आदि को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखो, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। संज्ञा के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक है ना। अब 3 प्रकार की संज्ञा क्या क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराती है। बोध का मतलब होता है ज्ञान कराना। ठीक है ना। चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, जैसे ये वस्तु है, चौक, पेंसिल, रबर, मेज, कुर्सी वस्तु है। और स्थान, मैंने भी बोला था, स्थान जैसे चिड़ियाली हो गया, उत्तरकाशी, बड़कोट, देहरादून, टिहरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि। सब बोध, यानी जो इन चीजों का हमें ज्ञान कराती है, जानकारी दिलाती है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। जैसे मैं देखा उदाहरण, राम हो गया, गंगा हो गया, पटना हो गया, पेंसिल लिख रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और पटना स्थान विशेष से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत करते हैं। अब देखो, यहाँ पर गंगा है, यदि मैं नदी लिखूं, नदी, तो गंगा और नदी में क्या है, अंतर आ जाए। ठीक है ना। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि नदी और गंगा कैसे कैसे अलग अलग है। अब देखो, इसमें गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, तो जबकि नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी गई। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा किसी जाति विशेष है, जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है, यानी ज्ञान कराती है। जाति से गाय हो गई, भैंस हो गया, ठीक है, लड़की हो गई, ठीक है, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, तो जाति हो गई। घोड़ा हो गया, ये जाति हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर नदी की बात आ गई और ऊपर हमने गंगा लिखा हुआ है, यानी नदी और गंगा। ठीक है ना। तो नदी और गंगा, इसको अलग अलग किस प्रकार रखा गया है, क्योंकि नदी सभी नदियों का बोध कराती है, जबकि गंगा एक व्यक्ति क्या है, व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है। यानी नदी के अंतर्गत हमारी गंगा भी आ सकती है, यमुना भी आ सकती है, ब्रह्मपुत्र आ सकती है। ठीक है, कोई भी नदी आ सकती है, काली आ सकती है, गौरी आ सकती है, सरस्वती आ सकती है, कोई नदी आ सकती है। जबकि गंगा के अंतर्गत गंगा ही नदी आएगी, व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है, गंगा के लिए कहा गया, ना कि यमुना के लिए कहा गया। इसलिए नदी जो है जातिवाचक संज्ञा हो गई और गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई।
ठीक है, नदी और गंगा में इतना अंतर, इसलिए इसको नदी को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया और गंगा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। अब हमारे पास देखो यहाँ पर नोट में मैंने लिखा हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। किसी किसी किताब में आपके जैसे छोटी छोटी क्लास की जो कक्षा की किताब है उनमें मात्र व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ही दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे कहीं कंपटीशन की तैयारी करते तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा की दो भेद दिए गए, क्योंकि इसके अंतर्गत द्रववाचक और समूहवाचक जो संज्ञा है वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी गई है। जबकि हम अन्य विभिन्न प्रकार की किताबों पढ़ते हैं तो उसमें जो है इनको अलग अलग किया गया है। और द्रववाचक संज्ञा है द्रवित होना, जो फैलती है, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे हम सोना, चांदी, तांबा, खून इत्यादि, ये क्या है, द्रववाचक संज्ञा। जैसे हम इनको जलाते हैं तो पिघलते हैं, ठीक है ना, द्रवित होती है, इसलिए को द्रववाचक संज्ञा नाम दिया गया। अब उसके बाद दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी जिसका जो समूह में चलते, जो गैंग में चलते हैं, जैसे वर्ग हो गया, जैसे कक्षा में वर्ग होता है, एक वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, ठीक है ना। समूह हो गया जहां पर 3 या 3 से अधिक 4, 5, 10, 15, 20 लोग जो होते हैं समूह में चल रहे होते हैं, वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। टीम हो गई, जैसे क्रिकेट की टीम हो गई, हॉकी की टीम हो गई और कबड्डी की टीम हो गई इत्यादि, ठीक है ना, और पुलिस हो गई, ठीक है, इत्यादि। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरा अंतिम पॉइंट बचा है, अंतिम बिंदु बचा हुआ है भाववाचक। उसकी भाव क्या है, यानी किसी भाव गुण दशा, उसके जो भाव और उसकी जो दशा होती है, जो उनके गुण होते हैं, जो हमें उसका ज्ञान कराते हैं, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्रोध, किसी व्यक्ति को क्रोध आना, किसी की बोली मिठास, किसी की बोली मिठास आना, गर्मी और सर्दी इत्यादि, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और ये हमारे पास क्या है, संज्ञा के प्रकार थे और संज्ञा कितने भागों में बांटा गया, ये सारा कुछ हमारे इस प्रकरण के अंदर क्या है, कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।